हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग को सुनाऊंगा। और एक लड़की होती है दोस्तों, उसकी नई नई शादी होने जाती है और शादी हो रही होती है। तभी जो है विवाह के मंडप पे एक फोन आता है। तो फोन सुनती है तो फोन पे उधर से जो बातें होती है वो यही कहती है, देखो मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगा और तुम जिससे शादी करने जा रही हो तुम अपने मर्जी से शादी कर रही हो, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और देखो एक बात ये भी है कि मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह पाऊंगा और ट्रेन से कूद कर जान दे दूंगा और खत्म अपने आप को कर लूंगा। इस बात पे वो जो लड़की है वो कहती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये जबरदस्ती मेरी शादी जो है, मेरे माता पिता जो है मेरे मर्जी के खिलाफ शादी करे हैं। और आप परेशान ना होइए, ये शादी हो रही तो हो जाने दीजिए। और बाकी मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। तो वो जो है आदमी व्यक्ति जो है कहता है कि तुम परेशान ना हो और मैं बहुत बड़ी प्लानिंग बताता हूँ तुमको, इससे जो है तुम परेशान ना हो। वो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, ऐसी क्या प्लानिंग उसको बताता है इस लड़की को कि वो जो है प्लानिंग सुनकर जो है बहुत बड़ा घटना का एक अंजाम हो जाता है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। और ये दर्द भरी कहानी जो है आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी मजबूर हो जाएंगे कि इस तरीके की घटना कैसे हो सकती है और कैसे कोई उम्र दराज, इतना उम्र दराज होने के साथ कोई किसी से शादी करे और इस तरीके से घटना का अंजाम दे दे। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा। ये कहानी दरअसल दोस्तों बिहार की है। बिहार की औरंगाबाद की कहानी है। वहीं पे एक लड़की होती है जिसका नाम गुंजा होता है। उसकी उम्र महज 8 साल होती है, तभी वो अपने माता पिता को छोड़कर जो है अपने फूफा के घर चली जाती है और फूफा के यहाँ ही रहती है। कहती है कि वहां पे शहर है और अच्छे से पढ़ लिख जाऊंगी। और माता पिता भी उसे कहते हैं कि देहात में इतनी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, शहर में पढ़ लिख जाएगी तो अच्छी एक होनहार कोई अप टू डेट कोई बहुत बड़ी अधिकारी बनेगी। तो उसके माता पिता भी उसको अपने फूफा के घर उसके भेज देते हैं और फूफा भी जो है उस लड़की को लेके अपने घर चले जाते हैं। और फूफा का जो नाम होता है वो जीवन लाल होता है, जीवन सिंह। और उनकी उम्र जो है 60 साल होती है। और वो जो फूफा होते हैं वो पढ़ाई लिखाई उसकी करवाते हैं और पढ़ाई लिखाई करते करते उनके ऊपर गलत नजर रखने लगते हैं। एक दिन बचपन में ही उसके साथ जबरदस्ती, वही 10 साल की उम्र में ही उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, छेड़छाड़ करने लगते हैं। इससे वो बहुत ही परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि फूफा जी देखिए, गलत काम आप मत करिए। तो फूफा कहता है कि अरे बेटी, मैं ऐसा कुछ थोड़ी कर रहा हूँ तुम्हारी बदनामी और तुम्हारा गलत काम फायदा उठाऊंगा। तुमको बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो वो जो भी उसके लिए कपड़ा और किताबें और जितनी भी उसकी मनमोहक चीजें थी सब दिलाते थे। तो इससे वो बड़ी खुश रहती थी और कहती थी कि चलो, अगर फूफा है मेरे साथ कुछ अगर बदतमीजी या गलत काम भी करते हैं तो मुझे पढ़ाते लिखाते हैं और इतना सामान देते हैं कि ये कोई पिता इतना नहीं कर सकता अपनी बेटी को जितना ये मेरा फूफा करता है। तो फूफा जो धीरे धीरे जो है इसी तरीके से समय गुजरता है। कुछ साल बीतते हैं और इतने के बाद एक दिन जो है एक जो गुंजा होती है वो बड़ी हो जाती है और लगभग 17-18 साल की हो जाती है। इससे जो है फूफा जी जो है उसके ऊपर पहले से ही नजर गड़ाए हुए थे। एक दिन क्या करते हैं कि गुंजा से कहते हैं, देखो गुंजा, तुम बड़ी अब खूबसूरत लगती हो और देखने में बहुत ही उम्दा लगती हो, देखने में मेरा जी बड़ा खुश हो जाता है कि वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। इस बात पे गुंजा हंस के टाल देती है बात को और कुछ बोलती नहीं है। इनकी जो बुआ होती हैं वो जो है बहुत ही अपने पति से प्यार करती हैं। उनके दो बेटे होते हैं, बाहर वो पढ़ाई के लिए भेजे हुए होते हैं और इनका कारोबार बहुत बड़ा होता है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है। इनके जो मामा होते हैं वो जीवन जीवन सिंह, वो बहुत ही पैसे वाले होते हैं
फिर एक दिन होता क्या है कि जो इनकी जो बीवी होती है, यानी गुंजा की जो बुआ होती है, उनको मायके में कुछ उनके पापा तबीयत खराब थी, तो ये देखने जाती हैं और 4-5 दिन के लिए वहीं पे रह जाते हैं। घर में कोई था नहीं, अकेले। वो भी बुआ थी, वो कहती थी कि अरे गुंजा तो बचपन से यहाँ रहती है, वो ऐसा काम थोड़ी कोई करेगा, गलत काम क्या कोई करेगा। तो उसके फूफा पहले से ही नज़र उसके ऊपर गड़ाए हुए होते हैं। वो जब देखते हैं कि उसकी जो वाइफ है, यानी पत्नी है, वो चली गई है और 5 दिन अकेले है गुंजा, इसी बात पे एक दिन मौका निकाल के आ जाते हैं और आने के बाद गुंजा के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। और गुंजा छेड़छाड़ में कुछ पहले तो मना करती है, नहीं ये गलत है, लेकिन उसके बाद जो है ज़बरदस्ती उसके साथ फूफा जो है गलत हरकत करते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। जब शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो वो भी खुश हो जाती है बाद में और कहती है कि देखिए फूफा जी, शारीरिक संबंध तो बना लिए लेकिन बुआ जानेगी तो क्या कहेगी। इस बात पे फूफा कहते हैं कि अरे वो क्या जानेगी, जब हम लोग बताएंगे और ऐसा करेंगे तब जानेगी ना, हम लोग ऐसा बताएंगे ही नहीं तो कैसे जानेगी। तो कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं। फिर वो लगातार 4-5 दिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और इतना बढ़िया से शारीरिक संबंध बनाते हैं कि वो खुश हो जाती है और उसके बाद फिर वो भी प्यार करने लगती है अपने फूफा से। और फूफा जो है उसकी उम्र 60 साल होती है, लेकिन वो पैसे से इतना मजबूत और खाए पिए और हष्ट-पुष्ट रहते हैं कि उनको जो है कोई शारीरिक कमजोरी रहती नहीं है। वो शारीरिक पूरी तरीके से गुंजा के साथ फिट बैठते हैं और उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं, उससे भी उसको मजा आ जाता है। तब से वो भी फूफा से अपने प्यार करने लगती है। करते फिर इसी बुआ जो आ जाती है वहां से, मायके से अपने जब आ जाती है, तो सामान्य जीवन तरीके से लोग रहते हैं, कोई जानता भी नहीं है कि इन लोगों में क्या संबंध है। एक दिन होता क्या है दोस्तों कि रात में करीब 10 बजे इनके फूफा आते हैं और आने के बाद वो नशे में रहते हैं और नशे में होने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं खाना लाओ, और खाना खाते हैं, खाने के बाद सो जाते हैं। और बीच में उनका पहले से ही प्लानिंग था कि मैं अपनी गुंजा के साथ जाऊंगा, रात बिताऊंगा, लेकिन जो है अगर ऐसे गया तो जान जाएगी। और रात में वही उठते हैं 2 बजे के आसपास और गुंजा के कमरे में चले जाते हैं। और जब गुंगा गुंजा के कमरे में चले जाते हैं तो गुंजा क्या करती है कि उनके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाती है और उसको पूरा मजा आता है। और मजा आने के बाद वो कहने लगती है कि देखिए फूफा जी, कोई जानेगा तो नहीं, क्योंकि जो है अगर कोई जान गया तो हम लोग की बड़ी बदनामी होगी, हम लोग फूफा भतीजी का रिश्ता भी बेकार हो जाएगा। तो इस बात पे उसका फूफा कहते हैं कि देखो, तुम्हारी जो बुआ है वो सो रही है और घर में दोनों मेरे बेटे हैं नहीं और हम ही लोग अकेले हैं, इसके अंदर कौन आ जाएगा। तभी उनकी बुआ को जो है एकदम से लगता है, बाथरूम लगती है और वो उठती है, टॉयलेट जाती है और जाने के बाद जो है देखती है तो बिस्तर में इनके फूफा रहते नहीं, इधर उधर देखती है। देखने के बाद उसको समझ में नहीं आता है, फिर एक जोर जोर से आवाजें घर में आने लगती हैं। वो जाती है उस तरफ, देखती है तो एकदम से दंग रह जाती है, दरवाजा खुला रहता है। और वो जब देखती है दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो एकदम से एकदम से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है कि ये मैंने क्या देख लिया। इस बात पे तुरंत जो है ये फूफा और उसकी जो भतीजी थी गुंजा तुरंत आती है और बुआ के पैर पर गिर जाते हैं, कहने लगती हैं कि बुआ जी मुझे माफ कर दीजिए, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। और वो भी माफ कर कहता है मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा काम नहीं करूंगा। इस बात पे जो है उसकी बुआ जो है सोचने लगती है कि इस तरीके से शारीरिक संबंध ये लोग बना रहे हैं, ये तो बहुत गलत काम है। पहले तो कुछ बोलती नहीं है, कहती है ठीक है, आज के बाद दोबारा मैं तुम लोग को इस तरीके से देखना नहीं चाहती हूँ। फिर वो तुरंत फोन दूसरे दिन करती है उसके पापा पे, गुंजा के, और कहती है कि ऐसा है कि आप अपनी लड़की को ले जाइए और बहुत समय हो गया, पढ़ाई लिखाई कर ली है, बाकी पढ़ाई लिखाई आप अपने घर में कराइए। और इस बात पे जो है गुंजा के पिता पूछते हैं क्या कोई मेरी लड़की ने कुछ गलत हरकत की है, कोई बात कर दी है, ऐसा आप क्यों कह रही हैं कि मतलब इतने दिन पालने के बाद आप कह रही हैं कि तुरंत आप इसको ले जाइए। तो कहती है देखो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, आप कल आ जाओ और गुंजा को यहाँ से ले जाओ। तो उसके पिता जो है दूसरे ही दिन आ जाते हैं, आने के बाद पूछते हैं कि दीदी ऐसा क्या बात है कि तुम बिल्कुल ही गुस्से में हो और
एकदम से गुंजा से जाने की बात कर रहे हो, आखिर कोई लड़की से मेरी गलती हो गई है। तो कहते हैं गलती बहुत बड़ी हुई है, अब मैं क्या बोलूं। बुआ भतीजी, बुआ और भतीजी में जो बातें हो गई वो तो बहुत गलत है। और ये जो फूफा इनके है और तुम्हारी गुंजा है, इनसे इनके साथ इसका शारीरिक संबंध रहता है और ये बहुत गलत है। आप तो ये बात जब सुनते हैं उनके पिता तो उनको बहुत अजीब लगता है। वो कहते हैं इसने घिनौनी हरकत कैसी मेरी लड़की कर सकती है। वो कहते हैं आप परेशान मत हो दीदी, मैं इसकी ले जाकर तुरंत शादी कर देता हूँ, इसकी पढ़ाई लिखाई आप बंद करवा दीजिए। वो लड़की को गुंजा को लेते हैं, कहते हैं ऐसा है घर चलो और तुम्हारी मम्मी बहुत ही परेशान हो रही है तुम्हारे लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुमको बुलाया है। तो गुंजा जाने के लिए तैयार हो जाती है और जाने के बाद उसके जो पिता है इधर उधर इसकी रिश्ता तलाश करने लगते हैं। तभी एक गांव का ही एक रिश्ता मिलता है जी, जो नाम होता है प्रियांशु सिंह। उसका पिता नहीं रहता है लेकिन ये अच्छा खासा कारोबार करता है और वही 30 साल की उम्र होती है। तो जो उनके पिता होते हैं गुंजा के, वो लड़के को पसंद कर लेते हैं और कहते हैं कि देखो मेरी लड़की से आप शादी कर लो और देखो कितनी खूबसूरत है, पढ़ने में सब लायक है। तो जो प्रियांशु है देखता है, कहता है वाकई लड़की तो इनकी बहुत खूबसूरत है, सब कुछ ठीक है, तो तैयार हो जाता है शादी करने के लिए। और शादी भी ये लोग जो है 11 मई को रखते हैं और बड़ी धूमधाम से शादी इसकी कर रहे होते हैं। तो बुआ और फूफा तो इनके घर जाते नहीं है, लेकिन उनको परेशानी बहुत तगड़ी होती है और ये कहते हैं कि ये तो बहुत गलत हो गया। तो ये शादी हो रही होती है तभी इनके फूफा जो है फोन पे बातें करते हैं, कहते हैं कि देखो ऐसा है तुम्हारी शादी तो हो रही है प्रियांशु से, अब तुम हमें कभी नहीं मिल पाओगी और मैं अब ट्रेन से आगे कूद के जान दे दूंगा और तुम शादी करके अपना घर बसाओ। इस बात पे जो है वो कह फूट फूट रोने लगती है। वो कहने लगती है कि देखिए फूफा जी, ये मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है और जबरदस्ती मेरे माता पिता इस लड़के से मेरी शादी का संबंध स्थापित किया है, मतलब शादी का डेट फिक्स किया है और मैं जबरन शादी कर रही हूँ, नहीं तो मेरे पिता और माता दोनों जहर खाने की बात बोले थे, इस वजह से मुझे मजबूरी में शादी करना पड़ रहा है। तो कहती है कि देखिए मैं भी आपके बगैर रह नहीं पाऊंगी, शादी हो जाने दीजिए। तो और उसके बाद हम लोग सोचते हैं। तो कहते हैं कि देखो मैंने एक बहुत बड़ा प्लानिंग सोची है और तुम शादी कर लो, उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ। तो ये कहती है शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो है कम से कम 1 महीने का टाइम बीतता है। प्रियांशु बड़ा खुश रहने लगता है कि मैंने बहुत अच्छी बीवी पाई है, क्योंकि जो है बहुत ही मुझे प्यार करती है। तो लेकिन जो है वो इसके राज को जान नहीं पाती है। एक दिन फूफा जो है फोन करता है। फूफा एक फोन नया इसको दिए रहता है गुंजा को, कहता है जब भी बात करना हो तो तुम इसी फोन से बात करना, हमेशा स्विच ऑफ रखना, जब भी बात करना हो तो खोलना, क्योंकि इसके बारे में कोई जाने नहीं। तो इसका फूफा कहता है कि देखो ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि 2 शूटर भेजता हूँ और भेजने के बाद जो है तुम्हारे पति को ही खत्म करवा देता हूँ, हम लोग बाद में एक साथ रहेंगे और एक ही साथ जीवन बिताएंगे। 2 शूटर जो भेजता है, एक शूटर का नाम जयशंकर चौबे होता है और दूसरे शूटर का नाम मुकेश शर्मा होता है। ये दोनों शूटर को 2 लाख रुपया देता है और कहता है कि देखो इस लड़के को मारना है और उसके बाद फिर अपने जो भतीजी जो गुंजा होती है, उससे ये कहता है कि देखो उसका लोकेशन मेरे पास भेजते रहना कि वो कहाँ जाता है कहाँ रहता है। तो एक दिन होता क्या है कि जो लड़का होता है प्रियांशु, वो कहता है कि देखो मैं बनारस जा रहा हूँ 2 दिन के लिए और तुमको कोई चीज लेना हो तो बता दो, बाकी फोन पे बता देना अगर कुछ लाना होना होगा तो। इस पे गुंजा कहती है ठीक है आप जाइए। इस बात पे बड़ी खुश हो जाती है और तुरंत अपने फूफा के यहाँ फोन करती है कि मेरा जो पति जो है इस समय गया हुआ है बनारस और बनारस से जो है 2 दिन रुक के आएगा। तो वो लोकेशन उसका भेज देती है और ये क्या करती है, ये जो इसका फूफा है दोनों सूत्रों को बता देता है कि बनारस ये लड़का गया है, हो सकता है कि आसपास ही मिल जाए और उसका लोकेशन मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग जाइए। तो ये प्रियांशु जो है 2 दिन रुकने के बाद जो वापस घर आ रहा होता है बाइक से, तो अपने जो जो इसका चचेरा भाई है उसको फोन करता है
कि मैं बनारस से आ गया। बनारस से जब बिहार आ जाता है तो वहीं पे फोन करता है कि ऐसा है, मैं स्टेशन आ गया हूँ और चलो चलते हैं। तो इसका जो चचेरा भाई होता है वो तुरंत आ जाता है। बाइक से ये लोग जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में दो लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि देखो भाई, यहाँ पे जो है एक बीघा गांव है, युवराज बीघा गांव है, वो क्या किधर है? तो वो कहता है भाई यहाँ से कम 3 किलोमीटर आप जाएंगे, उससे बाएं मुड़ जाइएगा, एक स्कूल है वहीं के पीछे ही वो गांव है। इस बात पे उसपे एक जो शूटर होता है मुकेश शर्मा तुरंत पिस्तौल निकालता है और 7-8 गोली उस लड़के को, प्रियांशु को मार देता है, और जिससे उसकी मौके पे ही तुरंत मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद जो है उसका जो भाई होता है वो किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाता है, और ये शूटर जो है भाग जाते हैं। भागने के बाद जब पता चलता है कि बिहार में बहुत बड़ा कांड हो गया है, किसी किसी ने प्रियांशु की हत्या कर दी है, उसके घर में पूरा मातम सा छा जाता है। और उसका भाई जो है हिमांशु आता है और वहीं पे बिहार के पुलिस को एक सूचना देता है कि लगता है कि मेरे भाई को जो है कोई पहले से लगा हुआ था मारने के लिए, और पूरी जानकारी रख रहा था, क्योंकि उसको कैसे पता कि मेरा भाई आ रहा है, क्योंकि ये 2 दिन बाद आ रहा था। इसको लगता है कि कोई जानने वाला ही मरवाया है। तो इस बात पे पुलिस तहकीकात करती है और जो लाश होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और पता लगाती है कि आखिर इसकी मौत हुई तो कैसे हुई। फिर वो जब पता लगाती है, उसके पत्नी, वो पूछती है कि इसकी पत्नी कहाँ है, तो बोलते हैं कि वो तो करोड़ों के बुरा हाल है। लेकिन जब पुलिस को जाती है और कहती है कि अपना फोन दीजिए, मुझे आपका फोन चेक करना है, तो इस बात को फोन देती नहीं है, कहती है कि आप मेरा फोन लेके क्या करेंगे, इसका फोन का क्या ताल्लुक है। इस बात पे पुलिस को भी शक हो जाता है पूरी तरीके से कि ये लगता है कि इस लड़की का ही कोई हाथ है। बोलता नहीं है पुलिस। बाद में पुलिस चली जाती है, दूसरे दिन आती है और आने के बाद कहती है कि देखो आप अपना फोन दीजिए, नहीं तो हमें जबरन आपके साथ कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। इस बात पे वो घबरा जाती है, और उसके बाद जब फोन जब देती है तो पुलिस भगाती है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहती है कि इसका कोई टैग जो है दिखा रहा है कि आपके पास कोई दूसरा फोन है, तो आप दूसरा ही फोन रखी है क्या? तो वो कहती है कि हाँ, मैंने दूसरा फोन रखा है। तो फोन दूसरा जब लेती है तो देखती है तो एक आदमी से बात उसकी बराबर हुआ करती है, जिसका नाम जीवन सिंह होता है, यानी उसका फूफा होता है। वो पूछती है कि फोन किसका है, तो कहते हैं कि ये फोन मेरे फूफा ने दिया हुआ था और ये मैं इसी से ही बात करती हूँ। तो वो जब सारा ट्रैक और मौत की घटना और सारा कुछ वो जो है उस फोन में सारा रिकॉर्डेड रहता है, क्योंकि जो बात करती है सब कुछ वो ट्रैक से पता चल जाता है। जब उसका पूरा सीडीआर निकालते हैं तो बाद में पता चलता है कि ये जो बातें हो रही हैं, इनके फूफा जी जो है वो यही बात कर रहे थे कि मैंने 2 शूटर भेजा है और उसको जो है वो प्रियांशु को मौत के घाट उतार देंगे। तो उससे वो पूरी तरीके से जान जाते हैं कि इन्हीं का ये कोई हाथ है। वो तुरंत लड़की को पकड़ते हैं, गुंजा को, और कहते हैं कि आप थाने चलिए, और ले जाके उससे पूरी कड़ी तरीके से पूछताछ की जाती है। तो पूरा वो सच्चाई उगल देती है और बता देती है कि इसमें मेरे फूफा और मैं दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और हम लोग की शादी जबरदस्ती कराई गई थी प्रियांशु से। और ये फूफा जो है, मैं मैं फूफा के साथ रहना चाहती थी और नहीं चाहती थी प्रियांशु से शादी, लेकिन जबरदस्ती मेरे माँ बाप ने करवाया, और इसी वजह से मैंने प्रियांशु को मरवा दिया। और इसमें मरवाने में मेरे फूफा जी 2 शूटर भेजे थे, उस शूटर का नाम भी बताती है। बाद में पुलिस जो है उनके फूफा को भी गिरफ्तार करती है, और वो जो शूटर जो मारे होते हैं उनको भी गिरफ्तार करती है, और सबको गिरफ्तार करके जो है इनको जो है चार्जशीट तैयार करती है, उनको जेल भेज देती है। और दोस्तों, जेल तो भेज देती है, जेल चले भी जाते हैं, अब जिंदगी भर जेल में जिंदगी काटेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की घटनाएं बहुत ही ज्यादा हो रही हैं। कोई भी औरत अगर किसी से गलत तरीके से शारीरिक संबंध बना लेती है या गलत तरीके से प्यार करती है, कुछ भी हो, लेकिन ये गलत है। इसमें प्रियांशु की क्या गलती थी जिसको इसने
मरवा डाला, अरे शादी नहीं करती, चली जाती, छोड़ देती और फूफा के साथ तुमको अगर जीवन ही बिताना था तो उसी के साथ रह जाती। लेकिन इस तरीके से हत्या जो है अगर करवा दी तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही दुखद है ये घटना। और ऐसे ही बेचारे जो है लड़कों का बिना कोई दोष के, बिना कोई बात के मार दिया जाता है। तो आप लोगों से दोस्तों हमारी गुजारिश यही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर तुम लोग प्यार चाहे जायज हो चाहे नाजायज हो, अगर इस तरीके से कोई करता है, करने के बाद फिर वो शादी दूसरी क्यों करना चाहता है, क्यों दूसरे की शादी में वो पूरी जिंदगी खराब करता है, उसकी भी खराब करता है, अपनी भी खराब करता है? उससे तो नुकसान ही होता है ना, नुकसान है, पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। और दूसरी बात उस लड़के का या लड़की का हमेशा के लिए इस तरीके से जो कांड हो जाते हैं वो पूरी जिंदगी बेकार हो जाती है। अगर तुमको शादी करना ही है तो चाहे जैसा भी संबंध हो अपना जाके अपना जीवन जियो, लेकिन किसी को मौत के घाट मत उतारो। है दोस्तों, ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा कि कहानी आप लोग को कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।